हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं अपने पीवाईक्यू सीरीज में जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। तो आज मैं सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में कराऊंगा। तो अगर आप क्लास 12th में हैं, बिना ये पीवाईक्यूज किए हुए आप एग्जाम में जाने की गलती मत करना, बिकॉज जो सीबीएसई होता है हो सकता है क्वेश्चंस ना रिपीट करे पर कंसेप्ट पक्का रिपीट करती है। सो सॉल्व ऑल दीज पीवाईक्यूज जो मैं आज कराने जा रहा हूं। तो इसमें आज के सारे पीवाईक्यू एमसीक्यू बेस्ड है। तो अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के एमसीक्यू वाले सारे पीवाईक्यू आज मैं आपको इस वीडियो में करा दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को बहुत अच्छे से। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पीवाईक्यूज करके जाना एक हिसाब से अपने जिस हम रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते का पता होना। तो आपको पूरा एक रोड मैप पता होता है जब हम पीवाईक्यूज करते हैं। तो चलो गाइस देखते हैं कि आज के क्वेश्चंस क्या क्या हैं। दिया हुआ है एक एसी सोर्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, जस्ट मिनट। तो एक एसी सोर्स दिया हुआ है V बराबर 282 इंटू साइन 100t। तो अभी इसके बारे में इसको देखते हैं। वोल्ट इज कनेक्टेड 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर दिया हुआ है। द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट विल बी। IRMS की वैल्यू निकालनी है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन है तो मैं इसको उसी फॉर्मेट में सॉल्व भी करूंगा। तो सबसे पहले तो देख लो दिया क्या क्या हुआ है। एक तो आपको पता होना चाहिए V बराबर होता क्या है, V0 साइन ओमेगा टी। ये जनरल फॉर्म आपको पता होगा, आई होप इतना तो पता होना चाहिए। V0 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 282। ओमेगा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 100 और कैपेसिटर दिया हुआ है 1 माइक्रोफैरेड। द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट विल बी। आरएमएस वैल्यू हमको निकालने के लिए बोला है। तो पहले तो समझो कि IRMS होता क्या है। IRMS की वैल्यू होती है I0 डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, तो I0 बाई √2 और ओम्स लॉ से आप लोगों को पता होगा कि V बराबर IR पता होगा। तो यहां पे अगर मैं V0 पता रखा है तो I0 भी हम निकाल सकते हैं। और I0 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, V0 से R से डिवाइड करना पड़ेगा। पर R क्या होगा, R यहाँ पे XC के बराबर होगा, जिसको बोलते हैं हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस या फिर ये बोल दो इसको और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और ये XC किसके बराबर होता है, ये XC हमारा एक ये कह लो आप कि रेजिस्टेंस के जैसे बिहेव करेगा। ये XC हमारा किसके जैसे बिहेव करेगा, रेजिस्टेंस के जैसे बिहेव करेगा। और ये होता है 1/ωc। और आपको पता है कि 1/ω, ओमेगा दे रखा है 100 और C दे रखा है 1 माइक्रोफैरेड यानी 1 इंटू 10⁻⁶। ये हमारा XC आ गया। अब मुझे ये निकालना है I0 की वैल्यू मैं लिख सकता हूं V0 डिवाइडेड बाई √2 और V0 डिवाइडेड बाई R होना चाहिए। तो R की वैल्यू यहां पे है ये। तो ये कितना हो जाएगा, 1 नीचे ऊपर चला जाएगा 100 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, V0 क्वेश्चन में दे रखा है 282। ओके, और इनटू ये दे रखा है 100 और इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई √2 हो गया। और √2 की वैल्यू आपको पता है ये कितनी होती है, 1.41। और यहां से दशमलव हटाया, 00 ऊपर बढ़ा दिया, 100 कर दिया। वहां 141 2 जा 282। तो 2 इंटू 100 4 0 हो गए ये वाले, ये दोनों मिलके इंटू 10⁻⁶। और यहां से ये कैंसिल हुआ तो 10 बचा -2। तो यहां से 2 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर आ गया। और इसको अगर मैं मिली एम्पियर में चेंज करना चाहता हूं तो 20 मिली एम्पियर लिख सकता हूं मैं इसको। तो यहां से अगर आप देखोगे तो आपका आंसर जो आया है वो 20 मिली एम्पियर के बराबर आया है। और इसी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हमें पता चल गया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने
ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन बोल रहा है फिगर शोज द वेरिएशन, फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस XL ऑफ टू आइडियल इंडक्टर्स इंडक्टेंस L1 एंड L2 विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाइंड L1 एंड L2। तो ये L1 होता किसके बराबर है, देखो ये L1 होता है tan फाई के बराबर, और tan फाई कितना होता है, ओमेगा सॉरी XL बाई ओमेगा, ये होता है XL बाई ओमेगा। तो यहां से L1 आपका हो जाएगा tan फाई 1, L1 के करस्पॉन्डिंग फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये आपका L1 है ये, और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, और ये आपका L2 इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री। तो L1 अपॉन L2 निकालना है। चलो तो यहाँ पे tan 30 पुट कर दो, और tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 होती है, और यहाँ पे आप tan फाई 2 की जगह पे क्या रखोगे, tan 60 डिग्री, और आपको इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू पता है √3 होती है। तो यहाँ से L1/L2 जब निकालने जाओगे तो ये हो जाएगा 1/√3 अपॉन √3। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/√3 इंटू √3 बराबर 1/3। सो रेशियो आ जाएगा आपका 1/3। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, बहुत आसान सवाल था, इसमें कुछ करने वाली बात खास थी नहीं। अब ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपके इस पे ये अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़ते हैं सबसे पहले। तो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनते जाओ। दिया हुआ है एन एसी वोल्टेज बी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर आर एंड एन एलिमेंट एक्स, द इंस्टेंटेनियस करंट इन द करंट सर्किट इज इतना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझो कि अगर यहां पे रजिस्टर दिया हुआ है, यहां पे रजिस्टर दिया हुआ है, रजिस्टर दे रखा है, अब रजिस्टेंस दे रखा है, और दूसरा चीज एक एलिमेंट एक्स दिया हुआ है। अब ये पूछा है एक्स क्या होगा। अब दो ही चीज है आपके पास ऑप्शन में, एक कैपेसिटर एक इंडक्टर। तो जो कैपेसिटर दिया हुआ है और इंडक्टर दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको ये चीज याद करना पड़ेगा कि कैपेसिटर और इंडक्टर में से किसका फेज ज्यादा होता है, उनमें से किसका फेज ज्यादा होता है। तो आपको तीन चीज में से एक चीज याद रख, जैसे मैंने एक बार कराया था, जब प्योर रेजिस्टेंस केस था तो आपका ई की वैल्यू तो सबके लिए सेम होती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, पर जो करंट है इसके लिए भी सेम फेज में होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी ही होता है। कैपेसिटेंस केस याद करो, कैपेसिटेंस में क्या होता था, ई बराबर तो सेम ही रहता था, आई कितना हो जाता था, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 हो जाता था। और जब इंडक्टर होता था तो कितना हो जाता था, इंडक्टर हो जाता था, ये तो सेम ही रहता था, और आई बराबर हो जाता था आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। इस चीज का मैंने डेरिवेशन भी करा रखा है, अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे लेक्चर्स को वहां पे जाके देख सकते हो। ये मैंने ऑलरेडी इसका डेरिवेशन करवा रखा है कि कैसे ये होता है। तो यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। तो ध्यान से देखोगे आप तो केवल और केवल एक कैपेसिटर वाला ऐसा केस है जिसमें इसका फेज ज्यादा है, मतलब प्लस करंट का फेज ज्यादा है। और जो क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, इसमें भी देखोगे तो फेज ज्यादा दे रखा है, और फेज की वैल्यू पाई बराबर π/4 दिया हुआ है। और अपने को पूछा क्या है, अपने को पूछा है XL और सॉरी, तो ये तो पता चल गया कि ये कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर होगा क्योंकि फेज आगे बढ़ा रखा है, इंडक्टर का फेज पीछे होता है। अगर यहाँ पे माइनस आता ओमेगा टी माइनस π/4 आता, तब तो ये हमारा इंडक्टर होता, पर यहाँ पे प्लस आया है, इसकी वजह से ये कैपेसिटर होगा, और फाई की वैल्यू π/4 है। अच्छा, एक और चीज समझो कि अभी हमने कुछ देर पहले किया था कि tan फाई बराबर कितना होता था, x अपॉन r होता था, ठीक है ना। अच्छा यहां से सुनो, ये r x जो है ये c हो जाएगा, अभी हमको पता है, और फाई क्या है,
10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 बराबर एक्स सी अपॉन आर, या मैं यहां से ये लिख सकता हूं एक्स सी अपॉन आर बराबर 1, यहां से लिख सकते हो एक्स सी बराबर आर आ गया। केवल और केवल एक ऑप्शन में ऐसा हमको दिख रहा है कि जहां पे ये कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है और एक्स सी बराबर आर है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं रह गया है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखो अभी एक क्वेश्चन आपका 2021-22 में पूछा गया था, अब इसमें भी देखो बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन दे रखा है ए 20 वोल्ट एसी इज अप्लाइड। देखो ये 20 वोल्ट एसी सोर्स अप्लाइड है, वी की वैल्यू कंप्लीटली दे रखी है इसने 20 वोल्ट, और सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस एंड अ कॉयल, ये रेजिस्टेंस है ये कॉयल है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, सबका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। इफ वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस वी आर की वैल्यू, इसकी वैल्यू वी आर की वैल्यू दे रखा है 12 वोल्ट, और पूछा है वोल्टेज अक्रॉस द कॉयल, कॉयल के क्रॉस द पूछा इसने एल की वैल्यू निकालनी है। तो अगर सर्किट में इतना दे रखा था तो आपको पता होना चाहिए कि आप याद करो जब मैंने एलसीआर सर्किट पढ़ाया था, तो एलसीआर सर्किट में एक चीज बताया था कि जो V होता है रिजल्टेंट वोल्टेज होता है वो किसके बराबर होता है, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर के बराबर होता है, का होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे C लगा नहीं हुआ है इसलिए इसको जीरो कर दो, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो यहां से V बराबर अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, और यहां से अगर V की वैल्यू दे रखी है 200 नहीं 20 दे रखी है, 20 का स्क्वायर कर दो बराबर वी आर 12 का स्क्वायर कर दो प्लस वी एल का स्क्वायर कर लो, 20 का स्क्वायर 400, वी 12 का स्क्वायर 144 प्लस वी एल का स्क्वायर हमें निकालना है, तो वी एल का स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस 144 एंड वी एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट 256, और 256 की वैल्यू होती है 16 वोल्ट। यहां से ऑप्शन नंबर आपको दिख जाएगा ए आपका करेक्ट आंसर है, इसलिए आपका ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलो ये क्वेश्चन पढ़ो, और ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, आपको आना सिखाता हूं मैं कैसे करेंगे इसको। द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ ईएमएफ एंड करंट इन द एसी सर्किट इज गिवन। ये इतना दिया हुआ है वोल्टेज ईएमएफ का, और ये दिया हुआ है आपका करंट का वैल्यूज दी है। अब इसने पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि जो ये दिया रखा है ये पक्का आरएल सर्किट होगा या पक्का आरसी सर्किट होगा या पक्का एलसीआर सर्किट होगा, या आरसी और एलसीआर दोनों हो सकता है। तो अब ध्यान से सुनो इस बात को कि आपको ना फेज पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं वोल्टेज दे देता हूं, ये मैं वोल्टेज अपना फिक्स कर लेता हूं, मैं अपना वोल्टेज फिक्स कर देता हूं, ये हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज या इसको ईएमएफ मान लो, ये हमारा ईएमएफ है ई नॉट साइन ओमेगा टी। बेटा अगर आपको आपको अगर यहाँ पे इंडक्टर दिया हुआ है तो इंडक्टर आपका यहाँ पे होता है, ये आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होता है पीछे, और अगर आपका कैपेसिटेंस लगा हुआ होता है तो ये थोड़ा आगे रहता है, यहाँ पे आई होता है कितना आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। और आपका रेजिस्टेंस अगर लगा हुआ होता है, रेजिस्टेंस का करंट इधर की तरफ ही जाता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब पहली तो बात सुनो इस चीज को कि अगर सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो आपका करंट की डायरेक्शन ये है, अगर आपका सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है तो ये डायरेक्शन है, अगर आपका कैपेसिटेंस लगा हुआ है तो आपकी ये डायरेक्शन है। तो इंडक्टर अगर लगा हुआ है वो तो उसका फेज जो होता है पीछे होता है। तो पहली बात तो है कि इसमें देखो कि ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है कि ये जो पाई बाई 2 है ये प्लस के साथ है, तो मतलब यानी कि जो सर्किट होगा वो इंडक्टर वाला तो नहीं होगा, तो इंडक्टर वाला सर्किट जो नेसेसरली आरएल सर्किट है ये कैंसिल हो जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, नेसेसरली आरसी सर्किट होगा। तो अगर मैं आरसी सर्किट देखने जाता हूं यहाँ पे, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं आरसी सर्किट। मैं आपको एक मिनट,
तो ये देखो, ये आपका ये आर है रेजिस्टेंस वाला, और ये सी है। तो करंट जो होगा वो लीड करेगा, लीड तो कर रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन सही हो सकता है। अगर मैं एलसीआर तीनों ले लेता हूं, एल सी आर, तो इसमें भी जो करंट है वो कहीं ना कहीं लीड कर सकता है ना। तो एलसीआर सर्किट में भी जो करंट होता है वो उसको लीड कर सकता है, क्योंकि यहां पे ये आ जाएगा। तो मतलब ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। तो थर्ड फोर्थ ऑप्शन वुड बी करेक्ट कि ये दोनों हो सकते हैं, आरसी और एलसीआर दोनों हो सकते हैं। तो ऑप्शन से अगर देखोगे तो आपका ये फोर्थ आंसर आ रहा है, आरसी और एलसीआर सर्किट दोनों हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन ऑप्शन आपको करेक्ट मिल रहा होगा। नहीं समझ आया क्वेश्चन तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अच्छा सवाल है। दे रखा है क्वेश्चन में कि एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स ऑफ वेरिएबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा दे रखा है। ओमेगा जो दे रखा है वो वेरिएबल है, मतलब या तो इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। फिक्स्ड एम्पलीट्यूड वी, एम्पलीट्यूड उसका फिक्स कर रखा है, इज कनेक्टेड इन द सीरीज विद कैपेसिटेंस सी एंड इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस आर। व्हेन ओमेगा इज इंक्रीज्ड, बल्ब का साथ क्या होगा। चलो थोड़ा सिनेरियो हम बना लेते हैं। इसने क्या कहा है कि कैपेसिटेंस लगा हुआ है, ठीक है, ये कैपेसिटेंस लगा हुआ है, इसके साथ एक बल्ब लगा हुआ है सीरीज में, ये बल्ब लगा हुआ है, और एक ये एसी सोर्स से जुड़े हुए हैं, ये एसी सोर्स है इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये सी, ये बल्ब है, ठीक है। अब बोला है कि अगर मैं ओमेगा को इंक्रीज करता हूं, ओमेगा को मैं इंक्रीज करता हूं, तो बल्ब के साथ क्या होगा। मतलब बेसिकली इसका कुछ रेजिस्टेंस आएगा। रेजिस्टेंस कितना होता है इसका, एक्ससी होता है, और एक्ससी किसके बराबर होता है, 1/ओमेगा सी के बराबर होता है। अब अगर जो इसका क्यूमुलेटिव रेजिस्टेंस आएगा ना बेटा, इसका अगर वो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो बल्ब तक कम करंट पहुंचेगा, और कम करंट पहुंचेगा तो ये धीमा जलेगा, डिमर जलेगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो ये ज्यादा तेजी के साथ जलेगा, ब्राइटर जलेगा, है ना। रेजिस्टेंस बेसिकली एक्ससी होता है, और एक्ससी कितना दे रखा है, 1/ओमेगा सी दे रखा है। तो जैसे जैसे ओमेगा सी की वैल्यू बढ़ा रहे हो, एक्ससी की वैल्यू कम हो रही है, मतलब रेजिस्टेंस कम हो रही है, मतलब ये ज्यादा ब्राइटर जलेगा। तो द बल्ब ग्लो ब्राइटर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया। अगर इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आसान क्वेश्चन था, वेरी सिंपल, बस थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है, इस सर्किट वर्किट बना के सोचने की जरूरत है। जैसे मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच करता हूं, आपको भी ऐसे ही अप्रोच करना है। टाइम लग सकता है लेकिन तरीका यही है। अब क्वेश्चन है आपके सामने, चलो इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। तो जैसे आपको करना है वैसे मैं भी करता हूं। तो द आरएमएस करंट इन अ सर्किट कनेक्टेड टू 50 हर्ट्ज is 15 ampere. The value of current is 1/600 second after its value become 0. तो सबसे पहले तो देखो, इसने पूछा है करंट की द वैल्यू ऑफ द करंट पूछा है। दिया क्या क्या हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 50 हर्ट्ज दी हुई है। उसके बाद आई आर एम एस की वैल्यू दे रखी है कितना, क्वेश्चन में 15 एम्पियर। उसके बाद टाइम दे रखा है टी बराबर 1/600 सेकेंड, और उस टाइम पे पूछा है कि आई की वैल्यू कितनी आएगी। तो आई होता कितना है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसी से हमारा आई निकल के आएगा, करंट निकल के आएगा। पर आई नॉट की वैल्यू तो पता नहीं है, तो आई आर एम एस की वैल्यू पता है ना आपको। आई आर एम एस बराबर कितना दे रखा है, 15 एम्पियर। आई आर एम एस बराबर कितना होता है, आई नॉट बाई √2। तो यहां से आई नॉट कितना आ गया आपका,
आई नॉट आपका, सॉरी, आई नॉट आ गया आपका यहां से 15√2, तो पुट कर दो यहां पे 15√2 साइन ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf। क्यों, यहां पे फ्रीक्वेंसी दिया होता तो 2π इंटू एफ की वैल्यू एफ इंटू टाइम दिया 1/600, तो 15√2 साइन 2π इंटू एफ की वैल्यू है 50 इंटू 1/600। यहां से 0 से ये सब काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 1/6 आ जाएगा, तो आपका आ गया 15√2 साइन π/6, साइन π/6 मतलब 1/2, तो 15√2 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई किया √2 से, √2 से ऊपर नीचे, ये आपका हो गया √2 मिलके 2, तो ये आपका आ गया 15/√2 एम्पियर। ये आपका आंसर होगा, फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल था, 1 नंबर में पूछा गया था सीबीएसई 2022 में। तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपसे तभी होंगे जब आप ऐसे क्वेश्चंस करके जाओगे, बिना किए हुए जाओगे तो ये क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होने के। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है एन अल्टरनेटिव वोल्टेज that is E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी is applied to a circuit, a current अपना flows through it, the average power dissipated। तो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होता है P एवरेज होता है वो VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ पे सब कुछ ठीक है, बस फाई की वैल्यू इसमें क्या दे रखा है, फेज डिफरेंस दे रखा है फाई बराबर π/2। फेज डिफरेंस पता कैसे चला, जो करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस है वो निकाल के, जैसे यहाँ पे ओमेगा टी है और यहाँ पे डिफरेंस आपका है ओमेगा टी माइनस π/2, तो आप देखोगे तो इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है π/2 का, क्योंकि ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, तो π/2 का फेज डिफरेंस है। तो यहाँ से cos π/2 की वैल्यू आपने पुट करा, यहाँ पे cos π/2 0 होता है, तो P एवरेज टोटल आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। ये वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान, इससे आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आना चाहिए। तो पढ़ो क्वेश्चन को और करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, मतलब किस किस चीज की वैल्यू दे रखी है, वी आर की वैल्यू, वी आई की वैल्यू और वी आई मतलब एल, और वी सी की वैल्यू। वी आर की वैल्यू दे रखी है 20, उसका 15 और उसका 30, और बोला है रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना है। रिजल्टेंट वोल्टेज होता है अंडर रूट वी आर स्क्वायर इंटू वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ये आप LCR सर्किट के अंदर पढ़े थे आप लोगों ने। वी आर मतलब 20 का स्क्वायर और ये 15 माइनस 30 का स्क्वायर, तो ये हो गया 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, अंदर बचा 15 का स्क्वायर 225, तो ये टोटल आ गया 625 और आया 25। आपका 25 वोल्ट आंसर आ गया, 25 वोल्ट आपका आंसर आ गया, और इसका आंसर 25 वोल्ट के बराबर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, बट देखो कैसे इस क्वेश्चन को किया जाएगा। दिया हुआ है 15 ओम रजिस्टर, 80 ओम इंडक्टर, 80 मिली हेनरी इंडक्टर, कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड इन द सीरीज ऑफ 50 हर्ट्ज AC सोर्स। इफ सोर्स वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट आर इन सेम फेज। देखो बेटा, इसने क्या बोल दिया, वोल्टेज और करंट अगर एंड करंट सेम फेज में होंगे, तो वो केस होगा रेजोनेंस का केस हो जाएगा।
ये केस किसका हो जाएगा? रेजोनेंस का केस हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस पूछा है, तो अब रेजोनेंस का केस मतलब एक्स सी की वैल्यू एक्स एल की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, यानी ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी के हो जाएगा। तो यहां से सी बराबर आ जाएगा आपका 1/ओमेगा² इंटू एल के बराबर आ जाएगा, और सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्स, एल दे रखा है, चलो निकालते हैं सी की वैल्यू। तो 1/ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई एफ दे रखा है आपका 50 हर्ट्स का स्क्वायर इंटू एल दे रखा है 80, और मिली हेनरी है तो 10⁻³ ऊपर जाके 10⁻+3 हो जाएगा। अब चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो चलो कैलकुलेशन इसका ऐसे करते हैं, ये ऊपर 1000 हो गया, नीचे 2 इंटू पाई का स्क्वायर मतलब 3.14 का होल स्क्वायर, और इंटू 50 का स्क्वायर मतलब 2500, या 50 दो बार लिख लेता हूं मैं, 50 में 2 बार लिख लेता हूं, इंटू 80। ठीक है, तो यहां से 50 इससे कैंसिल हुआ तो ये आया 20, और 20 से ये कैंसिल हुआ तो आया 4, 20 चौक 80, और यहां से देखोगे तो ये 50 इधर लिखोगे तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है, 0.02। ठीक है, और ये 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 2 से 2 काट दो तो ये 0.01, और ये 4 दूनी 8, 0.101 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाए 3, इसका स्क्वायर जो होगा वो लगभग 10 के बराबर होगा, और ये आ जाएगा 8, और इसको जब सॉल्व किया तो 0.01 इंटू ये 8 को जब कटोगे तो ये 0.125 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से देखोगे तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.001 इंटू 0.125, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 125 माइक्रोफैरेड के बराबर। 125 के आसपास जो ऑप्शन होगा हमारा वही करेक्ट होगा। तो यहाँ पे 125 के आसपास जो हमारा 127 है यही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमने वहां पे अप्रोक्सीमेशन लिया था। अप्रोक्सीमेशन लेने की वजह से क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो गया। बस ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कैलकुलेशन आप घर पे कर सकते हो। कैलकुलेशन मेरा करने का तरीका अलग हो सकता है, आपका तरीका अलग हो सकता है। कैलकुलेशन मेरा मत देखो, फॉर्मूला मैंने बता दिया है। जो इसने लाइन बोली यहाँ पे ना, इफ सोर्स वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट आर इन द सेम फेज, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये लाइन से हमें पता चला कि जो XC है वो XL के बराबर होना चाहिए, रेजोनेंट कंडीशन आना चाहिए। रेजोनेंट कंडीशन आता है इसके अंदर तभी आपका वो XC और XL बराबर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये पहले ये करते हैं। एन ऑल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम द सोर्स इज गिवन बाई I बराबर दिया हुआ है 10 इंटू साइन 314t। व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। IRMS पूछा है सबसे पहले, तो IRMS 10 डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि IRMS जो होता है वो किसके बराबर होता है, I0 बाई √2 के बराबर होता है, और I0 की वैल्यू 10 है। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 7.07। तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ बराबर ओमेगा बराबर इतना होता है कि ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसने 314। तो ओमेगा बराबर कितना हो गया, सॉरी एफ बराबर कितना हो गया 314/2 इंटू 314। डेसिमल हटाया, 00 बढ़ाया, ये 100 चला गया, 2 55 इतना। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 50 हर्ट्ज। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो बेटा आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट थे।
करो एक बार फिर से। और इसके अब जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं अब मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। आप मुझे बताओ कि आपको ये वीडियोस कैसा लगा, और अगर आप कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उठा के लाएंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए काम करने का मन करता है। जितना आप अच्छे से सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को उतना अच्छे से आपको कंटेंट मिलेगा। तो हमें भी पता होना चाहिए कि जो हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कुछ तो बच्चों को फायदा हो रहा है। सो प्लीज आप जरूर अपना रिस्पॉन्ड दीजिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइज।